नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। लोकवित्त के भाग नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे लोकवित्त का महत्व। कल्याणकारी राज्य की भावना के साथ ही लोकवित्त का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जो सरकार की नीतियों से प्रभावित नहीं होता हो। राज्य न केवल विकास कार्य करता है बल्कि जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, वृद्धावस्था पेंशन आदि का भी संचालन करता है। 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री वेगनर ने राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का प्रतिपादन किया और तब से राज्य के कार्यों में तीव्रता में से वृद्धि हुई है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विशेष रूप से 1930 की महामंदी के कारण लोकवित्त को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। वर्तमान समय में राज्य को एक कल्याणकारी संस्था माना जाता है। निर्धनता, आर्थिक विषमता, व्यावसायिक उच्चावचन और परिस्थितियों के कारण मानव ने राजकोषीय हस्तक्षेप को अपरिहार्य बना दिया है। इससे राजस्व का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में लोकवित्त के महत्व को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। ये बिंदु हैं जो हमें लोकवित्त को समझाने में मदद करते हैं। आर्थिक संरचना का विकास बिंदु नंबर 1 है। सरकार अपनी बजट नीति द्वारा आर्थिक संरचना के विकास हेतु धन की व्यवस्था करती है। इसके अंतर्गत रेलवे, विद्युत, सड़क, यातायात, स्कूल, अस्पताल, बहुउद्देशीय योजनाओं आदि का विकास आता है। इसके प्रभाव में आर्थिक प्रगति व्यवस्थित रूप से नहीं हो सकती, परंतु इन परियोजनाओं पर बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इनके शीघ्र व प्रत्यक्ष प्रतिफल की भी आशा नहीं की जा सकती। अतः राज्य का कर्तव्य है कि वह आर्थिक संरचना के भार को वहन करे, पूंजी निर्माण की दर को तीव्र करें व भार मितव्यताओं को उत्पन्न करें। 2 नंबर बिंदु है आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में महत्व। आर्थिक स्थिरता का तात्पर्य उत्पादन है, रोजगार व मूल्य में होने वाले परिवर्तनों से है। उत्पादन, रोजगार और मूल्यों में होने वाली वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था के विकास के प्रतीक माने जाते हैं। इसके विपरीत उत्पादन में कमी, बेरोजगारी व मंदी देश की अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जाती हैं। पूर्ण रोजगार अथवा आर्थिक स्थिरता हेतु लोकवित्त के महत्व की विवेचना इस प्रकार की कर सकते हैं कि इसके द्वारा उत्पादन मूल्यों में रोजगार पर किस प्रकार प्रभाव डाला जा सकता है ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। मुद्रा व साख का बढ़ता उपयोग। वर्तमान में राज्यों द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों के लिए सरकार को अतिरिक्त आय की आवश्यकता होती है। इसके साख की मात्रा बढ़ जाती है। कभी कभी यह वृद्धि अपनी सीमा भी लांघ देती है। इसलिए मुद्रा व साख व्यवस्था में नियंत्रण रखने के लिए राजस्व का महत्व बढ़ गया है। 3 नंबर बिंदु है आर्थिक जीवन पर प्रभाव। तो प्राचीन काल में राजस्व का जो कार्य है धन की प्राप्ति तक ही सीमित था, परंतु आज राजस्व की क्रियाओं का जनता के आर्थिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने लगा है। उदाहरण के लिए लोकवित्त की क्रियाओं से उत्पादन, आय स्तर व रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आय की असमानता को भी दूर किया जा सकता है। कराधान द्वारा आय एवं धन के वितरण को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु है लोक कल्याणकारी राज्य की बढ़ती हुई क्रियाएं। तो लोक कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि के साथ साथ लोकवित्त का कार्य क्षेत्र भी व्यापक हो चुका है। समाजवादी भावनाओं के अंतर्गत सामूहिक बीमा योजना, वृद्धावस्था पेंशन, बीमारी बीमा, समाज सुरक्षा, गरीबों को विशेष छूट तथा मध्याह्न भोजन आदि कार्यक्रमों को महत्व दिया जाने लगा है। समाजवादी व पूंजीवादी राष्ट्रों में लोक कल्याण की भावनाओं के बढ़ने से राज्य का दायित्व बढ़ने लगा है और इसके साथ ही लोकवित्त का कार्य क्षेत्र भी बढ़ा हुआ है। रोजगार की प्राप्ति में सहायक। 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि बिना सरकारी हस्तक्षेप के रोजगार की कल्पना करना निर्थक है। आज सरकार द्वारा अपनाए गए आर्थिक कार्यक्रमों को लोकवित्त में के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए राजस्व का महत्व बढ़ गया है। उदाहरण के लिए लोकवित्त बताता है कि साधनों के अभाव में कोई राष्ट्र कैसी प्रशुल्क नीति अपनाकर आर्थिक विकास कर सकता है। नेक्स्ट में बात करेंगे मूल्यों में स्थिरता। तो परंपरावादी विचारधारा के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूलतः स्वतः ही नियंत्रित कर रहते हैं। इस प्रकार ये के लिए
सरकार हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु आज प्रशुल्क नीति में परिवर्तन करके मुद्रा प्रसार व मूल्य स्तर की विषमता को रोका जा सकता है। इसके विपरीत मंदी के समय मूल्य स्तर को गिराने या गिरने से रोकने के लिए अनेक ऐसी परियोजनाओं पर सरकार व्यय करती है, जिससे लोगों की क्रय विक्रय की शक्ति में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट बिंदु है आर्थिक नियोजन में महत्व। तो आर्थिक नियोजन की सफलता लोक वित्त पर निर्भर करती है। राजकोषीय नीति आर्थिक विकास में सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सरकार अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से ही साधन जुटाती है तथा उनको व्यय करती है। आर्थिक नियोजन के सभी कार्यों को लोक वित्त की क्रियाओं के माध्यम से सफलतापूर्वक संपादित किया जा सकता है। नेक्स्ट है समाज कल्याण संबंधी दायित्वों का निर्वाह। तो आधुनिक युग में राज्य पर समाज कल्याण संबंधी कार्यों का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए अधिक वित्त की आवश्यकता होती है जो कि विभिन्न स्रोतों से जुटाया जाता है। आर्थिक विषमताओं में कमी लाना। तो आय तथा संपत्ति की विषमता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है। लोक वित्त के द्वारा इन विषमताओं को कम किया जा सकता है और समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए सरकार धनी व्यक्तियों पर प्रगतिशील कर लगा कर स्थान प्राप्त करके उन्हें निर्धन व्यक्तियों के पक्ष में व्यय करती है। सरकार निर्धन व्यक्तियों की आय में सार्वजनिक व्यय के माध्यम से भी वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण में वृद्धि। तो लोक वित्त का महत्व है पूंजी निर्माण की गति में भी वृद्धि करने के लिए होता है और इस सरकार करों में अनेक प्रकार की रियायतें देकर पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन देती है। लोक वित्त की उचित नीति ही अधिकाधिक पूंजी विनियोजन के लिए प्रोत्साहन देती है। राष्ट्रीय आय की बात करें तो नेशनल इनकम। तो लोक वित्त की नीतियों के माध्यम से राष्ट्रीय आय को बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए सरकार अपनी प्रशुल्क नीति के अंतर्गत कई कदम उठा सकती है। आगे बात करेंगे राजनीतिक महत्व। तो लोक वित्त न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे संसदीय लोकतांत्रिक देशों में सत्तारूढ़ दल अपने चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव जीत का अंतर आता है। उसे अपनी पार्टी की घोषित नीतियों को लागू करना होता है और ये नीतियां सरकार की राजकोषीय नीति के माध्यम से ही लागू की जा सकती हैं। कोई भी शासन बिना लोक वित्त की आर्थिक नीतियों को किसी भी प्रकार से क्रियान्वित नहीं कर सकता है। तो राज्य के कार्यों में वृद्धि होने एवं आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप लोक वित्त का अध्ययन का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। राज्य करारोपण द्वारा आर्थिक असमानता को दूर करता है और सार्वजनिक व्यय द्वारा आर्थिक कल्याण में वृद्धि की जाती है तथा प्रत्येक दशा में आज सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांतों का पालन करते हैं। लोक वित्त के उद्देश्य की बात करें तो प्राचीन अर्थशास्त्री इस बात को मानकर चले हैं थे कि व्यक्तिगत व्यय उत्पादन होता है और सार्वजनिक व्यय अनुत्पादक तथा सरकार की अपेक्षा व्यक्ति मुद्रा का संचालन अधिक कुशलतापूर्वक कर सकता है। लोक वित्त की पुरानी विचारधारा के अनुसार लोक वित्त का किस विषय सामग्री केवल राजकीय विद्यालयों की वित्त व्यवस्था के अध्ययन तक ही सीमित थी, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में ऐसी संकीर्ण परिभाषा अर्थहीन नहीं मानी जाती है। वर्तमान आधुनिक सरकार केंद्र राज्य तथा स्थानीय अनेक प्रकार से देश के समाज के इन बदलती परिस्थितियों के अनुरूप लोक वित्त की विषय वस्तु की समय सीमा में विस्तार हुआ है। इसके बाद में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तथ्यों में सबसे पहले अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर डॉल्टन तथा प्रोफेसर पिग्गू द्वारा किया गया है। प्रोफेसर डॉल्टन ने इस सिद्धांत को अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कहा है तथा प्रोफेसर पिग्गू ने भी इसे अधिकतम कुल कल्याण का सिद्धांत कहा है।
और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को अपनी आय प्राप्ति तथा धन का व्यय इस प्रकार करना चाहिए ताकि जनता के कल्याण में अधिकतम वृद्धि हो और इस राज्य को इससे अपनी आय तथा व्यय को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि उपयोगिता अधिकतम तथा अनुपयोगिता न्यूनतम हो। अब हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो लोक वित्त व निजी वित्त में क्या अंतर है? तो उपयुक्त सभी अंतर हैं, गोपनीयता का, उद्देश्य का, बजट निर्माण प्रक्रिया का और लास्ट बिंदु है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा लोक वित्त व निजी वित्त में अंतर क्या है? तो हम बताएंगे कि अंतर यही है, बजट निर्माण की प्रक्रिया और उद्देश्य का और गोपनीयता का, ये सारे होते हैं। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो 1 व 2। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर डाल्टन द्वारा किया गया था। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत केवल करारोपण से संबंधित है या जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, केवल फर्स्ट सही है। इसके बाद बजट एक मंत्र है, तो बताना है कि बजट एक यंत्र है। इसी प्रकार से सामाजिक तथा अधिकतम लाभ होता है। तो ये थी आज की सुंदर सी प्यारी सी क्लास, जिसके अंदर हमने बात की है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। लाइव सेशन के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। तो आप सब हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा याद रखें, शिक्षा वैसे शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दाढ़ेगा। तो आप सबकी मंगल कामनाएँ और बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। बहुत शक्ति। हर हर महादेव। सो थैंक्स।